हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बजट 2022-23 के बारे में। तो ये बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बीपीएससी के साथ साथ ये बिहार एसएससी सीजीएल और बिहार पुलिस, जितने भी बिहार में एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इसे कवर करने वाले हैं और बिहार बजट को हम लोग 2 वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज इसका पहला वीडियो है और इसके जो बाकी के बचे रहेंगे उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 28 फरवरी 2022 को बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 2,37,691 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। तो ये बजट किसने पेश किया था? तो बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पेश किया था। अभी बिहार का नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, तो उसकी वीडियो भी चैनल में अपलोड है, आप उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, और ये बजट कितने का था? तो ये बजट था 2,37,691 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, बजट पिछले साल के बजट से, मतलब बजट 2022-23 के बजट से 19,000 करोड़ रुपए ज़्यादा का बजट है। तो पिछले साल जो बजट पेश हुआ था 2021-22 में, उससे ये 19,000 करोड़ रुपए अधिक है। और इस नए वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का विकास दर 9.7% रहने का अनुमान लगाया गया है और 2020-21 में मात्र 2.5% था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो 9.7%, और ये पिछले वर्ष कितना था? तो 2.5% था। बिहार इस वर्ष विदेश में सबसे ज़्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य रहा है। पिछले कुछ वित्तीय वर्ष में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि, तो बिहार के जो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है उसका डाटा यहाँ पे दिया है टेबल बना के, इसे देख लेते हैं। तो ये जो बिहार के जीएसडीपी में वृद्धि हुई है 2020-21 में कितना था? तो 2.5%, 2021-22 में 9.8% और 2022-23 में कितना रहने का अनुमान है? तो 9.7% रहने का अनुमान है। और भारत का जो जीडीपी है 2022-23 में 9.2% बढ़ने का अनुमान है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो बिहार का जीएसडीपी 9.7% और भारत का जीडीपी 9.2%। पिछले वित्तीय वर्ष से 9% बढ़ा बजट का आकार। तो बिहार का जो बजट है पिछले वर्ष की तुलना में 9% बढ़ा है। बजट आकार पिछले बार कितना था, अभी कितना है, इसे देख लेते हैं। तो पिछले साल था 2021-22 में 2.18 लाख करोड़ और अभी 2022-23 में है 2.37 लाख करोड़। और योजना मद कितना था? तो योजना मद है 1,05,18 करोड़ और 2022-23 में, यानी कि 2021-22 में कितना रहा है? तो 1,05,18 करोड़ रहा है और 2022-23 में कितना रहने का अनुमान है? तो यह 1,02,30 करोड़ रहेगा 2022-23 में। नेक्स्ट है गैर योजना मद। तो गैर योजना मद 2021-22 में कितना था? तो यह 1,17,783 करोड़ था और 2022-23 में 1,37,460 करोड़ रहेगा। तो टोटल बजट कितने का था? तो बिहार का जो बजट था वह था 2,37,691.19 करोड़ रुपए। तो बजट कितना था? 2,37,691.19 करोड़ रुपए। इसमें कुल व्यय कितना होगा और कुल प्राप्तियों का कितना अनुमान है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो कुल व्यय कितना है? 2,37,691.19 करोड़ रुपये, जिसमें राजस्व व्यय कितना है? तो राजस्व व्यय है 1,91,956.67 करोड़ रुपये और कुल व्यय का 80.76%। तो कुल व्यय का कितना रहने वाला है? 80.76% राजस्व व्यय रहने वाला है। नेक्स्ट है पूंजीगत व्यय।
तो पूंजीगत व्यय है 45,734.52 करोड़ रुपए और यह कुल व्यय का 19.24% रहने वाला है, 19.24%। नेक्स्ट है कुल प्राप्तियों का अनुमान। तो कुल प्राप्तियों का कितना अनुमान है? तो 2,37,891.94 करोड़ रुपए प्राप्तियों का अनुमान है, जिसमें राजस्व प्राप्तियाँ कितनी होने वाली है? तो राजस्व प्राप्तियाँ होने वाली है 1,96,704.51 करोड़ रुपए और पूंजीगत प्राप्तियाँ कितनी होने वाली है? तो 41,187.43 करोड़ रुपए। तो राजस्व प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ, इसे आप याद रखिएगा। आप इसे रिलेट करके याद रखिएगा, ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। जैसे कि राजस्व व्यय कितना होने वाला है? तो 1,91,956.67 करोड़ रुपए और राजस्व प्राप्तियाँ कितनी होने वाली है? तो 1,96,704.51 करोड़ रुपए। इसी तरह है पूंजीगत व्यय, तो पूंजीगत व्यय 45,734.52 करोड़ रुपए रहने वाला है और उसमें पूंजीगत प्राप्तियों का कितना का अनुमान है? तो पूंजीगत प्राप्तियाँ 41,187.43 करोड़ रुपए पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान है। तो आप राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियाँ एक साथ याद रखिए और पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्तियाँ एक साथ याद रखिए, ऐसे अच्छे से याद रहेगा। नेक्स्ट है राजस्व बचत। तो रेवेन्यू सरप्लस कितना रहने वाला है? तो राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय कितने का होने वाला है? तो देखिए, जब राजस्व प्राप्तियों में से राजस्व व्यय माइनस करेंगे तो राजस्व बचत मिलेगा। तो राजस्व बचत कितना रहने वाला है? तो 47,47.84 करोड़ रुपए का राजस्व बचत रहने का अनुमान है, जो जीएसडीपी का 0.64% है। तो राजस्व बचत कितना रहेगा? तो 47,47.84 करोड़ रुपए, जो जीएसडीपी का 0.64% है। यहाँ पे एक नोट करके एक पॉइंट दिया है कि वर्ष 2005-06 से वर्ष 2018-19 तक राज्य में कुल राजस्व बचत 7,543 करोड़ रुपए हुई। तो 2005-06 से लेके वित्तीय वर्ष 2005-06 से लेके वित्तीय वर्ष 2018-19 तक राज्य में कुल राजस्व बचत 4573 करोड़ रुपए की हुई है, इसे भी आप याद रखिएगा। बिहार के एग्ज़ाम्स के लिए सभी डाटा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी के एग्ज़ाम में ये सभी पूछ लेता है, डाटा ही पूछ लेता है। तो इसे आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा का क्या अनुमान लगाया गया है? तो कुल गैर ऋण व्यय माइनस कुल गैर ऋण आय, तो इसको जब माइनस करेंगे तो राजकोषीय घाटा मिलेगा। तो राजकोषीय घाटा कितना रहने वाला है? तो 25,885.10 करोड़ रुपए, जो जीएसडीपी का 3.47% है। तो राजकोषीय घाटा कितना रहने वाला है? तो 25,885.10 करोड़ रुपए, जो जीएसडीपी का 3.47% है। नेक्स्ट है बजट में कुल व्यय। तो स्कीम व्यय का कितना हिस्सा होने वाला है, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का कितना हिस्सा होने वाला है, इसे दिया है। तो स्कीम व्यय में आने वाला है 1,230.25 करोड़ रुपए और स्थापना व्यय में 1,37,460.94 करोड़ रुपए और टोटल कितना है? तो 2,37,691.19 करोड़ रुपए। नेक्स्ट पॉइंट है रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। तो जैसे हमने इंडियन बजट में पढ़ा था, वैसे ही इसे भी पढ़ने वाले हैं रिलेट करके, इससे काफ़ी अच्छे से याद रहता है। तो रुपया पहले कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। कहाँ से सबसे अधिक आता है? तो सबसे पहले आता है केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से से 46%। तो 46% रुपया आता है केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से से। और नेक्स्ट है केंद्र सरकार के सहायता अनुदान से 30% आता है और राज्य के अपने राजस्व से 21% आता है। इसी तरह रुपया कहाँ जाता है, तो इसके टॉप 3 मद है कि सामाजिक सेवाओं पर जाता है 41%, सामान्य सेवाओं पर जाता है 28% और आर्थिक सेवाओं पर जाता है 25%। तो इसे भी आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। पहले पढ़िए कि कहाँ से आता है सबसे अधिक, तो केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से से आता है 46%
और सामाजिक सेवाओं में सबसे अधिक जाता है 41%। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सरकार के सहायता अनुदान से 30% आता है, तो सामान्य सेवाओं पे जाता है 28%। और नेक्स्ट है राज्य के अपने राजस्व से 21% आता है, तो आर्थिक सेवाओं पे जाता है 25%। तो इस तरह आप ऐसे रिलेट करके याद रखिएगा, काफ़ी अच्छे से याद रहेगा। पहले जो आता है 46%, तो जाता है 41% सामाजिक सेवाओं पे, केंद्रीय कर एवं राजस्व के हिस्से से 46% और सामाजिक सेवा पे 41%। इसी तरह है कि केंद्र सरकार के सहायता अनुदान से 30%, तो सामान्य सेवाओं पे 28%। और नेक्स्ट है राज्य के अपने राजस्व से 21%, तो आर्थिक सेवाओं पे 25%। नेक्स्ट है बिहार का जो इस बार बजट पेश हुआ है, इसमें विकास के लिए 6 सूत्र तय किए गए हैं। तो ये 6 सूत्र कौन कौन से हैं इसे देख लेते हैं हम लोग। ये बजट पेश हुआ है, इसमें 6 सूत्र रखे गए हैं। ये है स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग एवं उद्योग में निवेश, कृषि एवं संबंध क्षेत्र, आधारभूत संरचना और कल्याण। तो ये है बिहार के जो बजट पेश हुआ है, इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और उद्योग में निवेश, कृषि एवं संबंध क्षेत्र, आधारभूत संरचना और कल्याण, ये 6 सूत्र हैं। तो इसे आप कैसे याद रख सकते हैं ये 6 सूत्र, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, इनमें से कोई एक दे देगा और पूछेगा कि 6 सूत्र में से कौन सा एक है, तो इसे भी याद रखना ज़रूरी है। तो देखिए आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि आदमी स्वस्थ रहेगा तो शिक्षा उसे अच्छी मिलेगी, और शिक्षा मिलेगी तो वह उद्योग और उद्योग में निवेश करेगा। उसके बाद कृषि एवं संबंध क्षेत्र, तो कृषि का भी काम करेगा, शिक्षित आदमी अच्छे से कृषि का भी काम कर सकता है। और आधारभूत संरचना का विकास होगा और समाज कल्याण होगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इसे। तो इसमें स्वास्थ्य के लिए कितना आवंटन हुआ है, तो स्वास्थ्य के लिए आवंटन हुआ है 16,134.39 करोड़ रुपए। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में 16,134.39 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में कितना आवंटन हुआ है, तो 39,191.87 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है उद्योग और उद्योग में निवेश, तो इसके लिए 1643.74% आवंटित हुए हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में 39,191.87 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। उद्योग और उद्योग में निवेश के लिए 1643.47 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। और कृषि और संबंध क्षेत्र में 7,712.30 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। इसी तरह आधारभूत संरचना के लिए 29,749.64 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। और नेक्स्ट है कल्याण, तो विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए 12,375.07 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों में ये जो आवंटन हुए हैं ये है, इसमें सबसे अधिक आवंटन हुआ है शिक्षा में सबसे अधिक आवंटन हुआ है, और उसके बाद हुआ है आधारभूत संरचना में आवंटन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन 6 सूत्रों के आधार पर सरकार स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाना चाहती है, इसीलिए इन 6 सूत्रों में शिक्षा और आधारभूत संरचना पे सबसे अधिक पैसे खर्च करना चाहती है। तो इसमें सबसे अधिक आवंटन हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि सरकार स्कूली शिक्षा को बेटर बनाना चाहती है, और आधारभूत संरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सबसे अधिक पैसे आवंटित हुए हैं। नेक्स्ट है, इस बजट के तहत राज्य में निजी निवेश एवं उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, स्टार्टअप नीति इत्यादि लागू किया गया है। तो राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति और स्टार्टअप नीति भी लागू किया गया है। और नेक्स्ट है, इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत 151 इथेनॉल उत्पादन उद्योग स्थापित की जा रही है। तो इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत कितने इथेनॉल संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, तो 151। अब यहाँ से दिया है टू द पॉइंट बिहार का पूरा बजट टू द पॉइंट। तो संपूर्ण बिहार बजट को एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो इसे मैंने पहले ही बताया कि हम लोग इसे 2 पार्ट में करने वाले हैं। तो आज इसका ये पहला पार्ट है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में डाटा वाला क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, इसीलिए मैंने इसे दो पार्ट में क्योंकि 2 पार्ट में करने से हमें काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं बजट में और क्या चीज़ें रही हैं।
तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का कृषि विकास दर 3.7% रहा। कृषि विकास दर कितना रहा? 3.7% रहा। वर्ष 2021 के मई महीना में किस तूफान के कारण बिहार के 16 जिलों के 102 प्रखंडों में 7385 हेक्टेयर में फसल क्षति हुई? तो मई में जो कौन सा तूफान आए थे जिसके कारण 16 जिलों के 102 प्रखंडों में 7385 हेक्टेयर में फसल क्षति हुई है? तो ये आया था यास तूफान। यास तूफान के कारण 16 जिलों के 102 प्रखंडों के 73,085 हेक्टेयर में फसल की क्षति हुई है। नेक्स्ट है, बिहार बजट के अनुसार पहली बार दलहन एवं तिलहन बीज का मिनी किट का वितरण किस वर्ष किया गया? तो दलहन और तिलहन बीज का मिनी किट वितरण 2021 में किया गया है। और वर्ष 2021 में पहली बार बिहार से 1000 किलो शाही लीची और 500 किलो आम लंदन निर्यात किया गया है। तो 1000 किलो शाही लीची और 500 किलो आम कहाँ भेजा गया है? तो लंदन भेजा गया है। और बिहार के जो शाही लीची है, शाही लीची और जर्दालू आम, बिहार का जर्दालू आम, यह बिहार का जीआई प्रोडक्ट है। इसे आप याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 2021 में 750 किलो शाही लीची दुबई भी निर्यात की गई। तो अगर 1000 किलो शाही लीची लंदन भेजी गई है और 750 किलो शाही लीची दुबई भेजी गई है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में जैविक कॉरिडोर की स्थापना की गई? तो गंगा नदी के दोनों किनारों के जिलों में जैविक कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार में किसानों को जैविक प्रशिक्षण के साथ साथ जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए 11,500 रुपये प्रति एकड़ की आर्थिक सहायता दी जाती है। तो किसानों को कितनी सहायता मिलती है? तो 11,500 रुपये की प्रति एकड़ की आर्थिक सहायता दी जाती है जैविक प्रशिक्षण के साथ साथ जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है, बिहार बजट के अनुसार किस जिला में गोबर एवं फसल अवशेष देने वाले परिवार को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का मॉडल शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया मधुबनी जिला में और इसे नाम दिया गया है सुखेत मॉडल। सुखेत मॉडल के तहत गोबर और फसल अवशेष देने वाले परिवार को गैस सिलेंडर देने का प्रावधान किया गया है मधुबनी जिला में। और प्रधानमंत्री ने भी मन की बात कार्यक्रम में मधुबनी के सुखेत मॉडल की चर्चा की है। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किस महाविद्यालय को स्वीकृति दी गई है? तो बिहार बजट में 3 महाविद्यालयों की स्थापना को स्वीकृति दी गई है। ये कौन कौन से हैं? तो कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय आरा, सेकेंड है कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सबौर भागलपुर, और थर्ड है कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय पटना। नेक्स्ट है, भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रम के तहत 7 निश्चय पार्ट 2 कार्यक्रम के अंतर्गत 30 फीट तक के 361 पक्का चेक डैम का निर्माण किया जाएगा। तो कितनी चेक डैम का निर्माण होने वाला है? तो 361 चेक डैम का निर्माण होने वाला है, 30 फीट तक के 361 चेक डैम। नेक्स्ट है, राज्य के सभी 189 लाख पशुओं की पहचान हेतु दिसंबर 2021 में ईयर टैगिंग किया गया। तो कब ईयर टैगिंग किया गया? दिसंबर 2021 में। और कितने पशुओं का? तो 189 लाख पशुओं का। वित्त वर्ष 2021-22 में कितने दुग्ध सहकारी समितियों का गठन कामफेड पटना द्वारा किया जा रहा है? तो 1000 दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है। और नेक्स्ट है, बिहार बजट 2021-22 में चर्चा में रहा पोषक सुधा क्या है? तो पोषक सुधा दूध का चूर्ण है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लॉकडाउन के समय आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पोषक सुधा होम डिलीवरी के रूप में उपलब्ध कराया गया। और वर्ष 2020-21 में बिहार में मत्स्य उत्पादन कुल 6.83 लाख मीट्रिक टन हो गया। मत्स्य उत्पादन कितना हुआ? तो 6.83 लाख मीट्रिक टन। मत्स्य के उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में चौथा है। तो मत्स्य उत्पादन में बिहार भारत में चौथे स्थान पे है। बिहार में प्रति व्यक्ति मत्स्य की उपलब्धता 9.6 किलोग्राम है। तो प्रति व्यक्ति मत्स्य उपलब्धता 9.6 kg है। और देसी गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु गोवंश विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसकी स्थापना की जाएगी बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के फसल सहायता योजना पोर्टल को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा ई गवर्नेंस के लिए अवार्ड ऑफ
एक्सीलेंस प्रदान किया गया। तो बिहार का जो फसल सहायता योजना पोर्टल है उसे ई गवर्नेंस के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है। और नेक्स्ट है कि किस जिले में कमला नदी पर बराज के निर्माण कार्य की जानकारी बिहार बजट 2021-22 में दी गई। तो मधुबनी का जो जयनगर है उस जयनगर में कमला नदी पर बराज के निर्माण की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट है गंगा उद्वह योजना एवं जल जीवन हरियाली अभियान के तहत राजगीर, गया, बोधगया और नवादा शहरों में गंगा के पानी को पाइपलाइन के सहारे पेयजल उपलब्ध कराई जाएगी। तो गंगा उद्वह योजना से कौन कौन लाभान्वित होने वाले जिले हैं? तो राजगीर, गया, बोधगया और नवादा। और इस पाइपलाइन की कुल लंबाई 150.58 किलोमीटर होगी। नेक्स्ट है किस नदी में पूरे वर्ष जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु बजट में 266.50 करोड़ रुपए के रबर डैम बनवाने का प्रावधान किया गया है। तो रबर डैम बन रहा है गया का जो विष्णुपद मंदिर है वहीं पे फल्गु नदी के पे। तो कहाँ बन रहा है? गया में बन रहा है फल्गु नदी पे रबर डैम। नेक्स्ट है बिहार बजट के अनुसार किस योजना के तहत बिहार के सभी ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराई जाएगी? तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना। अब 15वें वित्त आयोग के तहत कुछ सिफारिशें की गई हैं उसे देख लेते हैं। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक बिहार राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए टाइड एंड अनटाइड के रूप में 19,561 करोड़ रुपए अनुदान की राशि अनुशंसित की गई है। तो कितनी अनुदान की राशि अनुशंसित है? तो 19,561 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए पंचायती राज विभाग को स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल 4802.88 करोड़ रुपए अनुशंसित की है। और बिहार में वर्तमान में षष्ठम राज्य वित्त आयोग कार्यरत है। तो बिहार में कौन सा वित्त आयोग कार्यरत है? तो षष्ठम राज्य वित्त आयोग कार्यरत है। नेक्स्ट है बिहार के पंचायत आम चुनाव 2021 में पहली बार बायोमेट्रिक्स प्रणाली की व्यवस्था की गई। और मनरेगा के तहत वर्ष 2021-22 के लिए बिहार में 20 करोड़ मानव दिवस के सृजन के लक्ष्य रखा गया, जिसमें जनवरी 2022 तक 12.10 करोड़ मानव दिवस सृजित हुआ और इसमें महिलाओं की भागीदारी 54.2% थी। तो 20 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें जनवरी 2022 तक 12.01 करोड़ मानव दिवस सृजित हुए हैं और उसमें महिलाओं की भागीदारी 54.2% रही है। और केंद्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के समानांतर बिहार राज्य में कौन सी योजना चल रही है? तो केंद्र सरकार ने जो स्वच्छ भारत मिशन चलाया है ग्रामीण स्तर पे, उसी के समानांतर बिहार में कौन सी योजना है? तो उसका नाम है लोहिया स्वच्छता योजना। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत राज्य के 210 प्रखंडों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधोसंरचना इकाई की स्थापना का लक्ष्य है। तो 210 प्रखंडों में कितने प्रखंडों में? 210 प्रखंडों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधोसंरचना इकाई की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। और जीविका द्वारा अब तक कुल कितने स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है? तो ये जो जीविका दीदी का जो समूह बनता है तो कितने समूहों का गठन किया गया है? तो 10.31 लाख बना है समूह बिहार बजट 2021-22 के अनुसार 22-23 के अनुसार। नेक्स्ट है कॉम्फेड के साथ समन्वय कर जीविका दीदियों ने डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया है। तो जीविका दीदियों ने डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किसके साथ समन्वय करके किया है? तो कॉम्फेड के साथ। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2022-23 में गैर कृषि गतिविधि के 1.5 लाख परिवारों को इससे लाभान्वित करने का लक्ष्य है। तो ये जो डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है इससे कितने लाख परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है? तो 1.5 लाख परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। और बिहार बजट 2022-23 के अनुसार जीविका दीदियों द्वारा दीदी की रसोई का संचालन किस विभाग के सहयोग से किया जा रहा है? तो इसका संचालन किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से। दीदी की रसोई जीविका दीदियों द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कुल 51 दीदी की रसोई खोला गया। तो कितने दीदी की रसोई खोला गया है 2021-22 में? 51। और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 9 और दीदी की रसोई खोलने का लक्ष्य रखा गया है। तो 51 खुल चुके हैं और 9 और खुलने का लक्ष्य रखा गया है, 9 और खुलेंगे।
नेक्स्ट है, बिहार बजट के अनुसार ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका क्रियान्वयन जीविका द्वारा किया जा रहा है, जीविका समूह द्वारा। और वित्त वर्ष 2022-23 में इस योजना के तहत 12,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। तो कितने युवाओं को? 12,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। बिहार बजट के अनुसार बिहार के कुल कितने प्रखंडों में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? तो बिहार के 101 प्रखंडों में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन टॉप 10 रैंकिंग में बिहार के कितने शहर है? तो जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 आया है, इसमें सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन टॉप 10 रैंकिंग में बिहार के 5 शहर हैं। और वे कौन कौन से हैं? तो पटना, हाजीपुर, छपरा, मुंगेर और बेगूसराय। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस शहर को जीएफसी कैटेगरी में 1 स्टार रैंकिंग प्राप्त हुआ है? तो कौन सा शहर है? वह है सुपौल। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कितने नगर निकायों को ओडीएफ प्लस घोषित किया जा चुका है? तो इसमें 24 नगर निकायों को ओडीएफ घोषित किया गया है और इसमें 118 नगर निकाय ओडीएफ प्लस की ओर अग्रसर है। तो 24 को घोषित किया जा चुका है, ओडीएफ प्लस घोषित किया जा चुका है और 118 ओडीएफ प्लस की ओर अग्रसर है। इन 118 नगर निकाय में कचरे से कंपोस्ट तैयार किया जा रहा है। तो ये जो 118 नगर निकाय हैं जो ओडीएफ प्लस की ओर अग्रसर है, उनमें कचरे से कंपोस्ट तैयार किया जा रहा है। और नेक्स्ट है, किस योजना के तहत बिहार के सभी जिला मुख्यालय में सौदाह गृह का निर्माण किया जा रहा है? तो उस योजना का नाम है मोक्षधाम योजना और इस योजना के तहत बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में सौदाह गृह का निर्माण किया जा रहा है। और बिहार के सभी 142 नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन का निर्माण करवाया जाएगा। तो बिहार के जो 142 नगर निकाय हैं उनमें सम्राट अशोक भवन का निर्माण करवाया जाएगा। और नेक्स्ट है, अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन यानी कि अमृत योजना बिहार के किस नगर निगम में क्रियान्वित की जाएगी? तो इसका क्रियान्वयन कहाँ किया जाएगा? तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले 12 नगर निगमों में ये योजना अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 1 लाख से अधिक आबादी वाले 12 नगर निगम में कार्यान्वित की जाएंगे। तो इस तरह बिहार बजट का हमने आज पार्ट 1 कर लिया और इसके जो बाकी बचे हुए हैं वे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। इस बजट को हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो आज इसका हमने पहला पार्ट कर लिया और नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे पार्ट को कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।